सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा सभी ने अपना कार्य भी पूर्ण कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कृतिका भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की औरतें करेंगे। प्यारे बच्चों, जो पाठ 1 है हमारा इस जल प्रलय में, वो हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, यानी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम नहीं करेंगे, वो कटा हुआ है। तो आज हम मेरे संग की औरतें पाठ 2, जो कि जिसकी जो लेखिका हैं वो मृदुला गर्ग जी हैं, वो हम करेंगे। इस पाठ में जो है लेखिका ने ये जो हमारा है एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार परंपरा या तरीके से हटकर जीवन कैसे जिया जा सकता है, यानी सबसे अलग हटके हम जीवन को कैसे जी सकते हैं। यह पाठ ऐसी ही औरतों की कहानी है, या लेखिका ने ऐसी ही औरतों के बारे में बताया है जिन औरतों में लेखिका की नानी है, उनकी माँ, उनकी दादी, खुद वो 4 बहनें, यानी इन औरतों के बारे में बताया है जो परंपरा या लीक से हटकर चलती हैं। इसके साथ साथ इनकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जो उनकी परिस्थितियां थी उनका भी वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग जी हैं। पाठ 2 मेरे संग की औरतें का पठन कार्य शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मेरी एक नानी थी, जाहिर है यानी स्पष्ट है, नानी सभी की होती हैं, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लेखिका की जो नानी थी उनको उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि उनकी मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने का कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी। यानी हमने नानी से कहानियां नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी हमने जरूर सुनी, और बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म होता है रहस्य। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पारंपरिक यानी लंबे समय से जो परंपराएं आती हैं उनको निभाते हुए चले जाना। पर्दानशी होती हैं जो औरतें घूंघट करती हैं या पर्दा करने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री हम वकालत को कहते हैं। उनके नाना जो हैं अपनी शादी के तुरंत बाद ही वकालत करने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा का मतलब भी इच्छा ही होता है, इच्छा आकांक्षा एक ही बात है, कि उनकी जो इच्छाएं थी, जो चाहत थी, या जो उनकी पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी नानी ने अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में कभी भी उनके सामने इजहार नहीं करा, और उनके नाना के जीवन का, यानी जो विलायती ढंग से रहते थे, उस जीवन का उनकी नानी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम से मुंह जोर उठी। मुंह जोर का मतलब होता है बहुत बोलने वाली। वैसे तो वो जैसे पर्दा करती थी, लेकिन जब उनकी नानी की मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने लेखिका की माँ के बारे में सोचा कि मेरी इकलौती बेटी का क्या होगा, तो वो अचानक से बिल्कुल बोलने लगी। यानी तो उन्होंने क्या किया,
नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। यानी उन्होंने अपने पति से कहा कि उनके पति का जो दोस्त है प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, वो उनसे मिलना चाहती हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये उस समय का पाठ है जब हमारा देश आजाद नहीं था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। सब दंग रह गए। यानी नानी की इस बात को सुनकर कि जो औरत पर्दा करती हो, किसी से बोलती ना हो इतना, वो अचानक से इतना बोलने लगे और अपने पति को कहे कि मुझे आपके दोस्त से मिलना है, तो इस कार्य को देखकर सभी हैरान रह गई कि जिस पर्दा नशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। यानी जो समय था उसकी उन्होंने लाज रखी, उन्होंने उसकी बात मान ली। सवाल जवाब में समय बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर अपने दोस्त को ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर यानी उनके सामने, या उनके कहे अनुसार उनके अधिकार में उन्हें पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी उन्होंने अपने पति के दोस्त से कहा कि आप ही मेरी बेटी के लिए लड़के का चुनाव करेंगे या उसके लिए पति ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं। साहब का मतलब यहाँ था कि जो अंग्रेजों की गुलामी करता हो, उनकी चाकरी करता हो, उसको साहब कहा गया है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमादार से हो। फरमाबरदार होता है जो उनका अंग्रेजों का जो गुलाम हो, उनका आज्ञाकारी हो। यानी नानी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी अंग्रेजों के आज्ञाकारी या अंग्रेजों का पालन करने वाले व्यक्ति से नहीं करना चाहती। आप अपनी ही तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बात समझने वाली है कि जो औरत घूंघट करती थी, जिसने अपनी आजादी के बारे में कभी बात नहीं की और देश की आजादी के लिए उसमें ऐसा जुनून देखा कि उन्होंने अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी अपने पति के दोस्त को दी और उनको कहा कि वो आजादी के सिपाही के साथ ही उनकी लड़की की शादी करें। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। यानी उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से जिया और ना ही उनके पति के जीवन में कभी दखल दिया। पारंपरिक घरेलू उबाऊ होता है जैसे बोर हो जाने वाला, बोझिल सा और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। यानी वो अपने तरीके से जीवन जीती थी, जैसा उनके मन में आया उन्होंने वही चीज की। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। यानी जैसा कि नानी चाहती थी कि वो स्वतंत्रता का सिपाही हो, तो ऐसे ही लड़के के साथ उनकी शादी हुई कि जो कि ICS के एग्जाम दे रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उसे परीक्षा में नहीं बैठना दिया गया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी यानी पुरखों का या पूर्वजों की कोई भी संपत्ति उसके पास नहीं थी। तो यहाँ पर हमने जो लेखिका है उनकी नानी के बारे में जाना।
माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब लेखिका जो है वो दूसरी औरत यानी अपनी माँ के बारे में बातें करती हैं, तो वो कहती हैं कि उनकी माँ जो है वो अपनी नानी की तरह ही, उनकी माँ यानी लेखिका की नानी की तरह, और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में फंसकर सादा जीवन और ऊंचे विचार रखने के लिए मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी भी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। यानी लेखिका की जो माँ है वो बिल्कुल ही दुबली पतली थी, तो जैसे खादी की साड़ी बिल्कुल हल्की होती है तो उन्हें उसमें भी वजन लगता था। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, यानी उनको साड़ी नहीं पहननी आती थी, तो इसके लिए वो रात भर बैठकर जो है साड़ी बांधने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, यानी दिन में उन्हें शर्मिंदा न होनी पड़े कि कैसे साड़ी डाल रखी है, तो इसके लिए वो रात को ही अभ्यास करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी लेखिका की दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। छींका होता है कि जैसे पहले दूध दही को टांगने के लिए या मक्खन की जो मटकी होती थी उसको टांगने के लिए एक रस्सी लटका दी जाती थी और उस मटकी को जो है उस रस्सी में रख दिया जाता था, उसको छींक बोला जाता था। तो लेखिका की जो दादी हैं वो लेखिका की माँ यानी अपनी बहू के बारे में कहती हैं कि वो इतनी दुबली पतली, इतनी नाजुक सी हैं, जैसे हम कोई हल्का फुल्का सा कपड़ा धोकर और उसको जैसे पोंछ कर टांग देते हैं, वैसे ही उनकी माँ थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनको बदलना चाहता था या उनके स्वभाव के बारे में बदलाव लाना चाहता था। किसी ने भी परिवार में ये कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह, वाशिंदे यानी वहां के रहने वाले लोग जो हैं उनको वाशिंदे बोला जाता है, वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वालों भी साहबों के खास अभिभूत थे। यानी उनके जो ससुराल वाले थे यानी लेखिका के जो परिवार वाले थे वो भी जो हैं अंग्रेजों से प्रभावित थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। ये हमने पीछे पढ़ा भी है कि उनके नाना जो हैं वो भी फर्मबरदार थे। सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, यानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, देश को आज़ाद करवाया, अंग्रेजों की प्रशंसा करने वाले भी वही थे। लेखिका ने यहाँ पर नेहरू जी और गांधी जी के बारे में भी बताया है और अपने परिवार वालों के बारे में भी। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसका साहबी ससुर का ही था। यानी चाहे लड़का कुछ न करता हो, आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब बिल्कुल खाली हो, लेकिन उनके परिवार में जो दबदबा था वो उनके ससुर यानी उनके नाना का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक लड़की सौंपी, यानी लेखिका की माँ। उनके रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। कहानी का तिलिस्म यानी तिलिस्म जो है जादू को कहा जाता है, गाढ़ा बनाना यानी उस पर उसके प्रभाव को बढ़ा देना। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, यानी दिखावा करना जो बताया गया है कि सोच ऊंची रखने वाली, जैसे वो साधारण सी और ऊंची सोच रखनी, ऊंची सोच जो है क्योंकि उनका परिवार भी जो है वो अंग्रेजों से प्रभावित था, यानी दिखावा बहुत करता था, तो वो उससे असर था। और दूसरा क्या था, वो था माँ की अपनी शख्सियत, उनका अपना चरित्र, कि उनमें खूबसूरती, नजाकत होता है
जैसे शर्मिलापन, कोमलता। गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह से घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। परिजात जो है वो जैसे परियों के जैसी होती हैं, बिल्कुल नाजुक सी, सुंदर सी ऐसी लगती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी वो इतनी दुबली पतली, इतनी सुंदर, इतनी कोमल थी कि कोई भी भारी काम करवाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी, लेकिन किसी भी बड़े काम को करने के लिए उनसे पूछा जरूर जाता था और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। पत्थर की लकीर यानी बिल्कुल अटल काम होना कि जैसा वो कह देती थी उस कार्य को किया भी वैसा ही जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। यानी इसका अर्थ ये है कि जिसका जो काम हो वो उसी को करना चाहिए, दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। जैसे खेत जोतने का काम है वो बैल करते हैं, वो हम हाथी से नहीं करवा सकते। यानी उनकी माँ के बारे में कहा है कि वो इतनी दुबली पतली, इतनी नाजुक थी कि कोई भी भारी काम उनसे नहीं करवाया जाता था। उसको करने के लिए घर में नौकर चाकर या और लोग होते थे। तो इस प्रकार उन्होंने तुलना की है कि हम जो है खेत जुतवाने का काम हाथी से नहीं करवाते, हमारे पास बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का मतलब होता है कहावत या लोकोक्ति, इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू होती है, यानी ममतामयी परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना यानी तैयार रहना, कि उन बहनों की देख रेख के लिए केवल उनकी माँ को छोड़कर जितने भी घर में और लोग थे वो सभी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात और पिताजी भी, यानी उनकी देखरेख करने के लिए लेखिका की दादी, उनकी दादी की जो बड़ी जेठानियां थी और घर में जितने भी मर्द जात यानी घर में जितने आदमी थे वो, और लेखिका के खुद पिताजी भी लेखिका और उनकी बहनों की परवरिश की तरफ ध्यान देते थे, केवल उनकी माँ को छोड़कर। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, यानी वो जो है अपने तरीके से चलती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने हमें लाड किया, लाड यानी उन्होंने कभी प्यार नहीं दिखाया, ना ही हमारे लिए कभी खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। जैसे एक माँ अपनी लड़कियों को देती है, तो लेखिका कहती हैं कि ना ही उनकी माँ ने और माँओं की तरह उनसे प्यार किया, ना ही उनके लिए खाना पकाया, और ना ही उन्हें अच्छी बहू पत्नी होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर भार नहीं संभाल पाती थी, यानी वो बीमार ज्यादा रहती थी, ये कारण भी था उनका घर न संभालने का। पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का भी था, क्योंकि जब रुचि ही ना हो तो वो कार्य कैसे हो सकता है। तो लेखिका की माँ को इन कार्यों में रुचि भी नहीं थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में, संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत होने की अपेक्षा रखते थे। यानी चाहे वो कुछ ना करती हो तो उनके परिवार के सदस्य भी बदले में उन्हें कुछ नहीं कहते थे।
उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। यानी वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी, फिर भी सभी लोगों की श्रद्धा क्यों थी? क्योंकि साहबी खानदान का रोब था। और उसके अलावा मेरी समझ में और दो कारण भी आए। वो थे, पहला कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि वो एक की गोपनीय बातें दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। जाहिर यानी प्रकट करना, कि यदि किसी ने उन्हें बात बता दी तो वो किसी के सामने उस बात को प्रकट नहीं करती थी। ये दो कारण रहे हैं परिवार में उनके मान सम्मान के। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला। यानी पहला जो कारण था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण उन्हें घर में मान सम्मान मिला हुआ था। और दूसरे के कारण, यानी वो एक बात को बिल्कुल गोपनीय रखती थी, दूसरे के कारण उसे बाहर वालों की दोस्ती भी मिली। दोस्त वे हमारी भी थीं, माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। यानी उनकी जो भी चिट्ठी आती थी, कोई भी उनसे नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। उभरी का मतलब होता है ठीक हुई या नहीं हुई। घर से, छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति का अपना निजत्व यानी अपनापन बनाए रखने की छूट थी। यानी घर में जो है हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग था। कोई भी उसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी सभी को अपना कार्य करने की छूट थी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो लेखिका कहती है कि इसी छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और हमारा जो छोटा भाई था वो लिखने लगे। यानी अपनी मर्जी से उन्होंने लेखन कार्य को चुन लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो भी कार्य आपको करवाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और यही कार्य आप घर पर करने का प्रयास करेंगे। यानी पाठ का जो पठन कार्य करेंगे, बाकी का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।